हमने लास्ट वीडियो में कंसिडरेशन के बारे में पढ़ लिया था। अभी जो हम स्टडी करेंगे वो एग्रीमेंट के बारे में। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आईसीआई का अपना स्टडी मटेरियल चेक करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं, वैसे तो देखो इस बुक के बाद आपको आई डोंट थिंक कि कोई रिक्वायरमेंट है उसमें, बट कोई बात नहीं, आप कर सकते हो रेफ़र, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आईसीआई का या सीएमए का स्टडी मटेरियल एक बार रेफ़र करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या है कि कोई डेफिनेशंस कहीं, कोई डेफिनेशन कहीं, कोई डेफिनेशन कहीं, मतलब आगे पीछे उसमें रैंडमली टॉपिक्स हैं। फिर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो सारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आ गया, फिर उसके बाद रैंडमली एकदम आपका प्रॉमिस ऑफर के बारे में आ रहा है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को मेमोराइज करना, समझना और माइंड में पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आई हैव अरेंज ऑल द मेजर डेफिनेशंस एट वन प्लेस। सबसे इनिशियली मैंने सारी की सारी डेफिनेशंस अरेंज कर दी हैं इस बुक में। इससे क्या होगा कि आपको डेफिनेशन जब भी पढ़नी है, एक तो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्लस सारी डेफिनेशंस आपको सेक्शन वाइज है, 2A B C D इस तरह से, तो सेक्शंस का अगर ये भी याद करना है तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। फिर उसके अलावा डेफिनेशंस एक बार हो जाएंगी तो बाद में बहुत स्मूथली सारा पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। अदरवाइज बार बार बीच बीच में डेफिनेशंस आती हैं, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अभी इनिशियली आपको क्या लेंथ जाएगी क्लास की ज़्यादा, टाइम आपका जाएगा ज़्यादा, और कंटेंट पेज वाइज कवर होगा कम। आपने देखा ना कंसीडरेशन की डेफिनेशन में क्या, बुक के हिसाब से तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 लाइन लिखी थी और हमें पढ़ने में कितना टाइम लग गया था उसको। सो दैट्स वाई जितना हमें मैक्सिमम टाइम जाएगा वो किस में जाएगा, डेफिनेशंस में जाएगा, उसके बाद स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे रेफर कर दिया है मैंने, बार बार मुझे डेफिनेशंस की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं पे भी कोई वर्ड आता है मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि डेफिनेशन क्या, सो आई नो कि जो भी मेरा चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे मुझे डेफिनेशंस है, वहाँ जाके मैं इजीली उसको एक बार रीड आउट कर सकता हूँ। और फिर सारी डेफिनेशंस के बीच में कंपैरिजन भी तो एक जगह पे हो जाएगा, अदरवाइज वो दिक्कत बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं एग्रीमेंट की। ब्लू लाइन ग्रीन लाइन अभी पढ़नी नहीं है। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ऑफर या प्रपोजल नहीं, प्रॉमिस, ऑफर हुआ, एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद प्रॉमिस बन गया। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। सर ये तो पता है, वो डायग्राम था ना सर, उससे एकदम क्लियर हो गया था। हाँ, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। इसमें देखो क्या रहता है, जो हमारी बुक में है ना वो सिर्फ इसी तरह से लिखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जबकि मैं ये मानता हूँ कि ये प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर भी इसके आगे लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो फिर तो मेरे माइंड में आता है कि ये तो प्रॉमिस की इक्वेशन बनी है, बट हमारी बुक में ऐसे ही है। सो आई वुड रिकमेंड कि कोई बात नहीं, जब ऐसे ही लिखा है तो आप भी ऐसे ही एग्जाम में लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। अब ये ग्रीन लाइन में क्या लिखा था, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। जरूरी तो ना है आपने सिर्फ एक ही प्रॉमिस कराओ, आपने एक से ज़्यादा प्रोमिसेस कर सकते हो सकता है। लाइक मैंने आपको क्या कहा कि ठीक है मैं आपको ना 3 दिन बाद तो पेन दे दूंगा, आपको डिलीवर कर दूंगा, 4 दिन बाद मैं आपको बुक्स डिलीवर कर दूंगा, और उसके बाद मैं आपको नोटबुक भी डिलीवर कर दूंगा 6 डे पे। यहाँ पे 3 प्रॉमिस करें, एक तो मैंने 3 दिन बाद का करा है, 4 डेज बाद का, फिर मैंने 5 या 6 डे जो भी है उसके करा है। तो सेट ऑफ प्रोमिस है, प्रॉमिस का एक सेट है, और जिसके बदले में आपने मुझसे क्या कहा, पेमेंट के लिए कहा। पेमेंट के लिए आप हो सकता है कैसे ही कराओ, या तो एक बार पेमेंट कर रहे हो, या आप भी मुझे कुछ अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। सो वहाँ पे भी एग्रीमेंट की डेफिनेशन मेरी सेम ही बनेगी, तो फर्क नहीं पड़ता प्रॉमिस सिंगल है ये बंडल्ड है। सो इन्होंने यही कहा है कि जब आप एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस या हर प्रॉमिस है, ये एक साथ बहुत सारे प्रॉमिस हैं, बट मुझे क्या मैटर करता है, उनमें कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होनी चाहिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। डन, क्लियर। फिर इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सर इसमें और ऊपर में क्या है, ऊपर भी कुछ कुछ ऐसे ही लिखा है, ऊपर एवरी प्रॉमिस लिखा है, नीचे प्रॉमिस लिखा है। एक बार हाईलाइट करता चलो, ऊपर प्रॉमिस लिखा है, नीचे प्रॉमिस लिखा है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर लिखा है, विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर लिखा है। इज एन एग्रीमेंट कह दिया, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कह दिया, तो ऐसा क्या फ़र्क आया। देखो मैंने आपको कहा था ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना आपको, मैंने क्या करा, आपको ऑफर करा, आपने सामने से एक्सेप्ट कर लिया, मेरा ऑफर क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। मैं इसको तो क्लियर है कि भाई मैंने आपको लाइक स्पेक्स की बात करी थी, स्पेक्स सेल करने की बात करी, तो स्पेक्स मेरे लिए बेचना, मैं आपको दूंगा
4 दिन बाद आपके घर पे पहुँचाऊँगा, सो ये मेरा प्रॉमिस हो गया। सामने से आपने मुझे कहा है कि आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, आपने भी तो प्रॉमिस करा है ना, आप भी तो उसको फुलफिल करोगे, आप भी तो मुझे टाइमली मुझे पेमेंट करोगे। सो प्रॉमिस दो तरह से होते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस वन साइडेड होती है, इस चीज़ को समझना। ऑफर जो पहले कर रहा है वही ऑफर है, और एक्सेप्ट जो कर रहा है वो एक्सेप्टेंस है, मगर हर एक्सेप्टेंस होते ही दो तरफ से हमारे क्या होते हैं, प्रॉमिसेस हो जाते हैं। मैंने अपना पार्ट का, जब मैंने आपसे ऑफर करने में ही मैं 2 चीज़ें ऑफर करूंगा, इसी तरह से जब प्रॉमिस बन जाएगा ना, मैं 2 पार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। एक प्रॉमिस मेरी तरफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक प्रॉमिस आपकी तरफ से आप मुझे फीस देंगे। सो जब भी प्रॉमिस होता है, जब मैं कह रहा हूँ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो मतलब प्रॉमिस भी तो ईच अदर हो रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए। एक कंसीडरेशन पे करने का वादा मैंने करा, एक कंसीडरेशन पे करने का वादा आपने करा। वादा ही तो क्या है मेरा, प्रॉमिस। क्लियर हुई वाली बात। सो दैट्स वाई, इसलिए डेफिनेशन उसकी सिमिलर लग रही है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी मुझे वैसी सी है और इसकी भी डेफिनेशन वैसी सी है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कह रही है कि प्रॉमिस बन जाता है एग्रीमेंट। ये कह रहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, प्रॉमिस जहाँ पे कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होता है, वहाँ पे मेरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे मेरा क्या होता है, उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी मैं कहता हूँ। डेफिनेशन अल्टीमेटली सेम सी है। विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब ये है कि भाई मैंने आपको टोटल 1000 रुपये देने हैं, अभी मैंने 500 रुपये देने की बात करी है, सो ये भी मेरा पार्ट ऑफ अ प्रॉमिस है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कंसिडरेशन मतलब एक हिस्से में भी हो सकती है, कंसिडरेशन का कोई एक हिस्से की भी बात मैं कर सकता हूँ, किसी एक किस्त की, या उसका पूरी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा हूँ, थोड़े की बात हो सकती है कि मैं थोड़े की बात कर रहा हूँ। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट जो वॉइड है। एक चीज क्या लिखा है, वॉइड एग्रीमेंट लिखा है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है। अब वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो कुछ डिफरेंस था, मैंने कुछ तो बताया था, याद है कुछ? अभी मुझे ओपन करना पड़ेगा, याद ही होगा, वरना फटाफट नोटबुक में देख लो। वॉइड एग्रीमेंट वो था, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं था, वो मेरा क्या कहलाया, वॉइड एग्रीमेंट कहलाया। बात समझ में आई? और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, मतलब पहले वैलिड फिर जाके क्या बना था, वो वॉइड बना था। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस। वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड वॉइड। सर चार्ट ही तो पढ़ रहे हैं, मैंने कब कहा कुछ और पढ़ रहे हैं? चार्ट में भी तो लैंग्वेज रीड करते चलो ना, उसमें भी तो क्या लिखा है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वॉइड एग्रीमेंट। तो बस उसके बीच में हम थोड़ा सा उनको एडजेक्टिव ही तो लगा दिया, उनको ज्वाइनिंग ही तो कर दिया, वर्ड कुछ वर्ड साइड करके, वही बोल रहा हूँ। तो चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपरली याद होना, अच्छे से बनाओ उसको, अपनी कॉपी में प्यार से उसको लिखो, ठीक है। फिर बात आती है, पहले हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर, चलो लाइन वाइज ही चलते हैं। फिर बात आती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यही मेरा चार्ट में लिखा था एज इट इज, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो चार्ट से डेफिनेशन सारी याद हो रही है, बस एक दो डेफिनेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे कंसिडरेशन की, क्योंकि वहाँ पे ना पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके लिए मैंने आपको अलग चार्ट बना दिया। सो वो भी अब मुश्किल नहीं रही। देखो लॉ के सब्जेक्ट में मैं कभी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको ये नहीं कहता हूँ हमेशा वर्ड टू वर्ड लिख के आओ, उसको क्रैम करो, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, कंटेंट सही होना चाहिए। उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, वो लिखने की कोशिश करो, उससे एकदम इंप्रेशन क्रिएट होता है। बट जब बात आती है लॉ की, मैं कहता हूँ डेफिनेशन, बाकी जगह नहीं, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करो। क्यों? ये लॉ है, ये सीए की बुक ने, आईसीआई ने अपने आप से प्रिंट नहीं किया, ये लॉ ने लिखा है। सो आई एम यूजिंग द लॉ, सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एज इट इज़ उसको क्या करो, यूज़ करो। बात समझ में आई? सो यहाँ पे ठीक है, आप थोड़ा वेरी करोगे, फाउंडेशन लेवल पे हो, इतना ज़्यादा आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कम पे सेटल ही क्यों होना है जब हम परफेक्शन लेके आ सकते हैं। तो मैंने आपको परफेक्शन के साथ पढ़ा रहा हूँ ना, हर चीज़ को एक एक वर्ड को अच्छे से याद करा रहा हूँ, आपके पास चार्ट्स भी हैं, सब कुछ है। डेफिनेशंस आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, बट जैसे ही आप रिवाइज करते रहोगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही बात है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। मैंने आपको बताया था, जब मैं कोर्ट में कब जा सकता हूँ, कोर्ट में मैं सिर्फ तभी जा सकता हूँ जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैसा हो, वैलिड हो।
क्या मैं प्रॉमिस के टाइम पे जा सकता हूँ? ना बाबा ना। एग्रीमेंट के टाइम पे? ना बाबा ना। एनफोर्सेबल वाले के टाइम पे मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, जब मैं कहूँगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ही मैं केस कर सकता हूँ सामने वाले के अगेंस्ट में कि भाई इसने मेरा अपना वादा किया था, निभाया नहीं, वादा किया है मगर तोड़ दिया, ठीक है। सो उस टाइम पे केस कर सकता हूँ, उससे पहले मैं केस नहीं कर सकता हूँ। बात क्लियर? सो इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। सो ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये क्या होता है? बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज पे। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको आप एनफोर्स कर सकते हो। एनफोर्स मतलब उसके कोर्ट में ले जाके उसको कह सकते हो। एनफोर्स करने का मतलब कैसे समझाऊँ आपको, कि उसके आगे लिए अप्लाई कर सकते हो कि देखो भाई ये मेरा वैलिड था, अभी इसके हिसाब से एक्शन लो। आप जज को ये चीज़ कह सकते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाके इसके बेसिस पे केस फाइल कर सकते हो कि आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस नहीं दी, मैं क्या करूँगा आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। इलीगल काम की बात नहीं कर रहे हैं ना, कुछ अनएनफोर्सेबल तो नहीं है ना, सब ओके है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, a valid contract has all the essential elements of a contract specified under section 10। ये हमें पढ़ना अभी रह रहा, हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वहाँ पे ना लिस्ट लिखी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उसको वैलिड होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी होनी जरूरी है। तो भाई यही तो बात कर रहा है सेक्शन 10, कह ही रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये सारी लिस्ट पूरी होंगी, और ये भी क्या कह रहा है, जब वो सारी लिस्ट पूरी होंगी तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बात सेम ही है ना। तो लिस्ट देखेंगे वहाँ से आपको दोबारा जब रीड करोगे क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा। कॉन्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय द लॉ। तो डायग्राम में यही तो लिखा है। डन। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बीच में डिस्कस करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या इनके मतलब बनते हैं।